दोस्तों, एक महिला दोपहर को आती है, अपने खाली समय में लंच में आती है और वो दोपहर को आकर अपना खाना बनाती है, आलू बैंगन की सब्जी और चावल और रोटी और अपने दोनों बच्चों को खिलाती है और खिलाने के बाद वो अपने काम पर निकल जाती है और खाना खाकर वो दोनों बच्चे, जो एक बेटी है वो 6 साल की है और जो बेटा जो 3 साल का है, वो दोनों अपनी माँ के पीछे-पीछे चल देते हैं और इस बेरहम दुनिया में वो इस प्रकार गुम हो जाते हैं कि अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं और दर-दर की ठोकरें खानी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जब वो अपने परिवार से मिलते हैं, 13 साल बाद जब वो अपने परिवार से मिलते हैं, तो जो लड़की थी वो 20 साल की हो जाती है और जो लड़का वो 16 साल का हो जाता है। किस प्रकार उन्होंने इस दुनिया में दर-दर की ठोकरें खाई और फिर जब वो अपने परिवार से मिलते हैं, तो एक-दूसरे से लिपट कर वो इतनी बुरी तरह से रोते हैं, एक-दूसरे को जब वो अपनी दास्तान बताते हैं कि उन्होंने इस दुनिया में किस प्रकार संघर्ष किया और उनको एक-दूसरे से मिलने की जो उनकी इच्छा थी, वो भी उनकी गुम हो चुकी थी कि शायद अब हम अपने परिवार से मिल ही नहीं पाएँगे और भगवान का ऐसा चमत्कार होता है और एक एक दिन वो अपने परिवार से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियाँ लाता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आगरा और आगरा का ही एक थाना लगता है जगदीशपुर। 16 जून 2010 का वाक़या होता है। एक महिला जिसका नाम नीतू होता है और नीतू अपने जो उसके 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है लड़का जिसका नाम होता है बबलू जो 3 साल का होता है और एक लड़की जो 6 साल की होती है जिसका नाम राखी होता है। महिला अपने लंच समय में आती है, खाली समय में आती है और जब वो देखती है कि उसके जो बेटी है, वो बच्चों के साथ बाहर खेल रही है और जो बेटा है, वो घर पर ही अकेला रो रहा है और जब उसकी माँ यह सब देखती है, तो उसको गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने पर वो अपनी बेटी को चिमटा उठाकर उसको मार देती है और फिर कहती है कि तुम्हें अपने भाई का ख़्याल रखना चाहिए और तुम इतनी बड़ी होकर बाहर खेल रही हो और तुम्हारा भाई घर में अकेला रो रहा है। और जब उसको वो डाँटती है, फटकारती है, तो उसको भी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद उनकी माँ आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाती है और चावल बनाती है, रोटी बनाती है और खाना खिलाकर अपने काम के लिए चली जाती है। और तभी जो राखी है, वो भी अपने भाई को गोदी में उठाती है और अपनी माँ के पीछे-पीछे ही निकल जाती है और रेलवे स्टेशन पर जाकर वो ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन में बैठकर वो इस दुनिया में उसे पता भी नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ़ वो ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन में बैठकर वो मेरठ उतरती है और मेरठ में उतरकर वो स्टेशन पर ही रोने लगती है। जो उसका भाई है बबलू, वो भी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। माँ और पापा का नाम ले लेकर वो दोनों रोने लगते हैं। जो उसकी बहन राखी है, वो उसको चुप करती है कि चुप हो जाओ, अभी मम्मी आ जाएँगी, अभी तुम चुप हो जाओ। लेकिन बबलू चुप नहीं होता है। जो रेलवे स्टेशन पर जो व्यक्ति होते हैं, कुछ देखते हैं और देखकर उनको निकल जाते हैं। कोई उनसे पूछता भी नहीं है कि तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? कोई उनको सहारा नहीं देता है। एक भला व्यक्ति आता है और आने के बाद उनको खाना खिलाता है और उनसे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? और फिर राखी कहती है कि मेरा नाम राखी है और जो मेरा भाई है इसका नाम बबलू है। हमें पता नहीं हम कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, हमें कुछ नहीं पता और हम अब घर छोड़कर आ गए थे और उसके बाद अब हमें वापस घर जाना है। व्यक्ति कहता है कि तुम अपना एड्रेस बताओ, अपना पता बताओ, तभी तो तुमको घर पहुँचाया जाएगा। राखी कहती है कि मुझे अपना घर का पता नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, बस तुम हमारे मम्मी-पापा के पास हमें छोड़ दो। जो व्यक्ति होता है,
वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, उनसे पूछताछ करती है और पूछती है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो राखी कहती है मेरे पिता का नाम संतोष है और माँ का नाम नीतू है। जब पुलिस उनसे पूछती है कि तुम्हारा जो एड्रेस है, पता है, वो कहाँ पर है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? राखी कुछ नहीं बता पाती है और फिर पुलिस उनको अनाथ आश्रम ले जाकर वहाँ पर छोड़ देती है। समय बीतता जाता है, राखी की उम्र 6 साल होती है इस समय और फिर उसके बाद जब 2 साल बीतते हैं, तो उन पर एक पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि राखी की उम्र 8 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी और 8 वर्ष से ऊपर एक नियम होता है कि बच्चों को 8 वर्ष तक इस आश्रम में, इस अनाथ आश्रम में रख सकते हैं, उससे ऊपर होने पर उनको वो कहीं शिफ्ट कर देते हैं। और जब राखी को गाज़ियाबाद ले आया जाता है, तो उसका भाई बिलख-बिलख कर रोने लगता है कि मुझे अपनी बहन के साथ रहना है। पर उनका भी कुछ नियम है, कायदे-कानून होते हैं कि वो नहीं रख सकते। मजबूर होते हैं कि वो मजबूर होकर भी नहीं रख सकते और राखी को गाज़ियाबाद अनाथ आश्रम में शिफ्ट कर दिया जाता है और कुछ दिनों बाद ही जो उसका भाई है बबलू, उसको भी लखनऊ शिफ्ट कर दिया जाता है। समय बीतता जाता है, 2 से 3 साल होते हैं, 3 से 4 साल हो जाते हैं। 2017-18 का वाक़या है, जब एक दिन जब भी कोई व्यक्ति आता अनाथ आश्रम में, बबलू के आश्रम में, तो वो सबसे कहता कि मेरी एक बहन है, मेरे अपनी बहन से मिला दो। लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता और उनसे पूछते कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो वो कहता कि मुझे नहीं पता, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। सिर्फ़ मुझे ये पता है कि मेरी एक बहन है और उसके बारे में मुझे और भी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, कैसी है, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम नरेश पारस होता है और वो बाल कल्याण अधिकारी के होते हैं और वो आते हैं। तो जब बबलू उनसे कहता है कि साहब मुझे अपनी बहन से मिला दो, तो वो उस पे दया आती है और दया आने के बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारी बहन का क्या नाम है? तो बबलू कहता है कि मेरी बहन का नाम राखी है और जब वो पूछते हैं कि तुम कैसे अपने घर से आए? कैसे तुम अपने घर से बिछड़ गए? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत छोटा था। और तब जो नरेश पारस होते हैं, वो उनकी डिटेल देखते हैं। देखने के बाद उनको पता चलता है कि ये मेरठ से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। उसके बाद वो मेरठ जाते हैं और मेरठ जाने के बाद वो फाइल वगैरह देखते हैं यहाँ पर और उनकी वो सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो मेरठ जाते हैं तो वहाँ वो पता पूछते हैं कि जो एक राखी नाम की लड़की है, वो अब कहाँ पर है? उसके बाद उनको बताया जाता है कि वो अब गाज़ियाबाद में है। जब वो नरेश पारस जी गाज़ियाबाद पहुँचते हैं तो वो राखी से मिलते हैं और राखी से मिलने के बाद कहते हैं कि तुम्हारा भाई जो बबलू है, तुम्हें उसके बारे में पता है कि वो कहाँ पर है? तब नरेश पारस जी राखी से बबलू की बात कराते हैं। तो और बात कराने के बाद वो एक-दूसरे से बात करते हैं और एक-दूसरे से बात कर कर वो खुश हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही बात करते-करते वो रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद वो वीडियो कॉल पर भी बात कराते हैं और राखी कहते हैं कि राखी से पूछते हैं वो कि तुम्हारा जो घर है वो कहाँ पर है? राखी कहती है कि साहब मुझे नहीं पता कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे तो सिर्फ़ ये पता है कि हम अपने घर से आए थे और ट्रेन में बैठकर वहाँ पर उतरे थे मेरठ और मेरठ के बाद हम अनाथ आश्रम में चले गए और जब मैं 8 साल की हो गई थी तो मुझे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। मेरा भाई कहाँ पर है मुझे ये भी नहीं पता। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई लखनऊ में है, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ़ ये बताओ कि तुम्हारा पता कहाँ पर है? वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। उसके बाद जो नरेश पारस जी होते हैं वो मेरठ जाते हैं और उनकी फ़ाइल को देखते हैं। उसमें लिखा हुआ था बिलासपुर और पिता का नाम लिखा हुआ था संतोष और माता का नाम नीतू। उसके बाद नरेश पारस जी राखी से मिलते हैं और वो पूछते हैं कि कहते हैं कि तुम अपने दिमाग पर थोड़ा जोर लगाओ, जोर डालो और याद करो कि तुम्हारे आस-पास कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा
जगह हो जो तुमको याद हो। तब राखी कहती है कि साहब, हमारे जो रेलवे स्टेशन है उसके बाहर एक लोहे का इंजन खड़ा हुआ है। तब नरेश पारस जी उनको एक लिंक मिल जाता है और वो पहुँच जाते हैं आगरा। और आगरा पहुँचने के बाद वो वहाँ पर एक जो गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई जाती है जहाँ, वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं, कहते हैं कि तुम इस दिनांक में देखो कि कोई जो 2 बच्चे गुमशुदा की कोई इनके यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है या नहीं। तब देखा जाता है 16 जून 2010 को कि 2 बच्चे गुम हुए हैं और वो जगदीशपुर थाना में उनकी रिपोर्ट दर्ज है। जब रिपोर्ट दर्ज ये सुनते हैं तो उनको थोड़ी तसल्ली होती है कि शायद अब जल्द ही वो मिल जाएँगे। और उसके बाद वो जगदीशपुर थाना पहुँचते हैं और थाने में पहुँचने के बाद उनको डिटेल मिलती है कि हाँ, जब वो उस डिटेल पर पहुँचते हैं, उस एड्रेस पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि जो उनकी माँ है नीतू, वो वहाँ से जा चुकी है, किराए के मकान पर रहती थी। और फिर उसके बाद वो और पूछताछ करते हैं, ढूँढते हैं, तो उनको उसका पता मिल जाता है और वो जहाँ पर वो किराए के मकान पर रह रही थी, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि जो नीतू है उनकी माँ, और उनको याद आता है कि जब राखी से उससे पूछा गया था कि उसने बताया था कि हम मेरी जो माँ है, उनके गले पर जले का निशान है। और जब वो नीतू को देखते हैं, उस निशान को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ, यही इनकी माँ है। और जब नीतू से वो कहते हैं कि तुम्हारे जो 2 बच्चे थे, वो कहाँ पर हैं, तुम्हें कुछ पता है या नहीं? वो कहती है कि साहब, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और जब वो कहानी बताती है कि मैंने कहाँ-कहाँ उनको नहीं ढूँढा, कहाँ-कहाँ जाकर मैंने उसको नहीं देखा, कहाँ-कहाँ जाकर मैंने उनको हर जहाँ भी किसी ने जहाँ बताया मैं वहाँ पर गई। जो देखने वाले होते हैं, पैसे ले लेते और कहते कि हाँ, तुम्हारे बच्चे वहाँ मिल जाएँगे, यहाँ मिल जाएँगे। कोई कहता कि राजस्थान में मिल जाएँगे। जो ये भगत सियाने होते हैं, मैंने उनके भी बहुत चक्कर काटे, लेकिन जहाँ भी वो बताते, मैं वहाँ पर चली जाती। एक बार 20,000 रुपए का कर्जा लेकर मैं सूरत पहुँची। उसने कहा था कि तुम्हारे दोनों बच्चे भीख माँग रहे हैं, वहाँ पर तुम जाओगी, तुम्हारे दोनों बच्चे मिल जाएँगे। मैं अपनी माँ को लेकर, यानी जो मेरी राखी बेटी है, उसकी नानी को लेकर सूरत पहुँची और वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर किसी और ही के बच्चे थे, मेरे बच्चे वो नहीं थे। तो वो कहती है कि साहब, मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने उनको बहुत जगह ढूँढ लिया है लेकिन नहीं मिल पाए। और जो मेरे पति हैं, वो भी मुझे छोड़कर चले गए कि जब मेरे बच्चे ही नहीं हैं, तो मैं तुम्हारे साथ रहकर क्या करूँगा? और जब नरेश पारस जी उसको बताते हैं कि तुम्हारे दोनों बच्चे ठीक हैं, सही सलामत हैं, और उसके बाद उसकी माँ का रोकर बुरा हाल हो जाता है। और वो कहती है कि कहाँ पर हैं? नरेश पारस जी कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो गाज़ियाबाद में है और जो बेटा है वो लखनऊ में है। और फिर उसके बाद जो नीतू है उसका उसे खुशी हो जाती है, उसकी वो खुशी की वजह से रो भी रही थी और उसे खुशी भी हो रही थी। और फिर उसके बाद नरेश पारस जी, राखी और जो बबलू है, एक दिन 28 दिसंबर 2023 को वो दोनों बच्चों को लेकर नीतू के पास जाते हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो गाँव वाले भी जमघट लग रहा था। सबको पता चल चुका था कि इसके जो बच्चे थे दोनों, वो मिल चुके हैं और आ जा रहे हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, सब में खुशी का माहौल पैदा हो जाता है और सब कहने लगते हैं कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। जो जब उनकी माँ उनको देखती है, तो जो राखी थी, जब वो 6 वर्ष की थी और जब वो देखती है, तो वो 20 वर्ष की नौजवान लड़की हो जाती है। और जो बेटा है, वो भी 16 साल का हो जाता है, उसकी भी दाढ़ी-मूँछें उग जाती हैं और वो दोनों बच्चों को अपने गले से लगाती है और फूट-फूट कर दोनों रोने लगते हैं। दोनों बच्चे भी रोने लगते हैं और उनकी माँ भी रोने लगती है। और फिर उनकी जो माँ है नीतू, वो किस प्रकार जो साहब थे उनका, किस प्रकार उनका शुक्रिया अदा कर पाए, वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। और दोनों बच्चे
अपनी माँ से मिलकर खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी, किस प्रकार भगवान अपना चमत्कार करते हैं और जिनमें इच्छा होती है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक नेक इंसान ने उन बच्चों की मदद की और दर-दर की ठोकरें भी खाई, लेकिन उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनकी माँ से उन्हें मिला दिया और उसकी जो नीतू है वो भी खुशी की वजह से बहुत ही पागल हो उठी थी कि उसके दोनों बच्चे मिल जाते हैं और वो फिर अपने परिवार में मिलकर अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं, तो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियाँ लाता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।